भारत माता की जय के साथ आज हम लोग क्लास 8 कक्षा 8 के प्रश्न पत्र को सॉल्व करने वाले हैं। यानी कि मैथ मॉडल क्वेश्चन 2023-24 यानी कि जो 25 में एग्जाम होने वाला है उसका संदर्भ में जो झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा जारी किया गया है मॉडल प्रश्न पत्र यानी कि प्रतिदर्श प्रश्न पत्र, जिसको मॉडल क्वेश्चन पेपर कहते हैं। समय आप लोग को 1 घंटा मिलेगा, ये सब आप लोग समझते हैं। 50 नंबर का होगा एग्जाम और विषय गणित का हम लोग आज देखने वाले हैं। कक्षा 8 कुल 50 प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 निर्धारित अंक है और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए हुए हैं। सही विकल्प का चयन करना है, गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। यानी कि गलत उत्तर होगा बाबू तो कोई अंक तुम्हारा नहीं काटेगा। पहला क्वेश्चन में हम लोग आते हैं कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि व्युत्क्रम। गुणात्मक प्रतिलोम मतलब क्या होता है? जब इसको हम जिस संख्या से गुना करें तो हमको 1 मिलेगा। क्या मिलेगा? 1। तो 5 में क्या से गुना करेंगे कि 1 मिलेगा, उसी को हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। जैसे x का अगर गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में बात करें तो 1/x हो जाता है। तो उसी तरह से यहाँ गुणात्मक प्रतिलोम 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा बाबू? 1/5 यानी कि 1/5। ये जो है हमारा राइट आंसर होगा गुणात्मक प्रतिलोम। जैसे गुणात्मक प्रतिलोम आप लोग पढ़े होंगे पहले कि अगर तुमको एक क्वेश्चन दिया जाता है 3/4 इज डिवाइडेड बाय, है ना, 6/10 या ऐसे कुछ दिया रहता है, तो इसको हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम में बदलते हैं। 3/4 इंटू ये 10 है, इसको ले जाते हैं ऊपर और इसको ले जाते हैं नीचे। और जैसे ही हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, अंश को हर से, तो ये जो आपको डिवाइड दिख रहा था ये हमको गुना में बदल जाता है। यानी कि किसी का गुणात्मक प्रतिलोम उसका व्युत्क्रम होता है। तो यानी कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो गया बाबू? 1/5। ठीक है विद्यार्थी जी, आगे बढ़ते हैं। 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती है? तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच विद्यार्थी जी अनंत परिमेय संख्या होती है, जिसको लिखा नहीं जा सकता है। हम लोग जानते हैं कि 2 परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होता है। जैसे अगर आपको मान लिए 3 और 4, 3 और 4 के बीच कहेंगे कि कितना सारा संख्या है, तो बहुत सारा संख्या है। जैसे कोई बोल देगा 3.1 है, कोई बोलेगा 3.2 है, कोई 3.3 बोलेगा, लेकिन कोई इसमें से भी आएगा बोलेगा कि सर 3.1 और 3.2 के बीच भी नंबर है, तो 3.01 है, 3.02 है ना। तो इस तरह से बहुत सारे संख्या, फिर उसके बीच अनंत संख्या है। यानी कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच जो है वो अनंत परिमेय संख्याएं हम लोगों को मिलती है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए वही बात है, इसका व्युत्क्रम लिखना है। 9/23 को किससे गुना करना होगा? तो 9/23 को गुना करना होगा तो 23/9 से करना होगा, यानी कि इसको उलट देंगे और जैसे ही गुना करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा बाबू? 1। देखो क्या होगा? 9/23 गुने 23/9। अब देखो ये 9 से 9 खत्म, ये 23 से 23 खत्म, मिल का आ गया बाबू 1। यानी कि विद्यार्थी जी हमको गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 9/23 को केकरा से गुना करना होगा? 23/9 से गुना करना होगा। यानी कि 23/9 हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 3/5 का व्युत्क्रम होगा। 3/5 का व्युत्क्रम बात वही है बाबू, इसको उलट देंगे टंगरी धर के, यानी कि 5/3। क्या करेंगे? टंगरिया धर के उलट देंगे तो इसका व्युत्क्रम हमारा मिल जाएगा। यानी कि 3/5 है तो इसका हो जाएगा 5/3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट ऑप्शन होगा।
आगे बढ़ते हैं। 2/3 का समतुल्य परमेय संख्या क्या होगा? समतुल्य मतलब क्या होता है बाबू? इसी के बराबर, यानी कि जितना ऊपर से मल्टीप्लिकेशन उतना नीचे मल्टीप्लिकेशन, जितना अंश में गुना करेंगे उतना ही हर में गुना करेंगे तो हमको जो है समतुल्य परमेय संख्या मिलेगा। तो यहाँ पे देखने से हमको मिलता है कि 2 दूना 4 और 3 दूना 6, यानी कि 2/3 के बराबर यही है बी नंबर ऑप्शन, यानी कि हमारा जो है वो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू? बी, है ना। ये इसका समतुल्य परमेय संख्या है, इसी के ये बराबर है, केवल देखने में लग रहा है ऐसे। क्यों? क्योंकि 4/6 को जब हम लोग काटते हैं बाबू, यानी कि ये 2 के टेबल से 2 दूना 4 और 2 तिया 6, देखिए 2/3 आ गया। बाद बाकी ये सब किसी को करेंगे तो नहीं आएगा, यानी कि 2/3 में 2 से ऊपर और 2 से नीचे गुना किया हुआ है, यानी कि अंश में भी 2 से और हर में भी 2 से। तो 2/3 का समतुल्य परमेय संख्या क्या हो गया बाबू? 4/6। ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4.5 का वर्ग होगा, यानी कि 4.5 का वर्ग तो सबको ही जानता है, यानी कि इसका स्क्वायर। तो 4.5 गुने 4.5 हम लोग को गुना कर देना है। 5×25 के 5। अब हाथ में कितना रह गया बाबू? 2। 5 का 20 और 2 22। एक अंक काटते हैं। अब 5 का 20 का 0, हाथ में रहा 2, 4 का 16 और 2 18। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे। 5 2 और कितना हो गया? 8 2 10 का 0, हाथ में रहा 1, 1 और 1 2। लेकिन कई अंक के बाद दशमलव? 1 और 1 2 अंक के बाद दशमलव, यानी कि 20.25 हमारा जो आंसर होगा। 20.25, ये दशमलव के बाद जो है हम लोग 25 यानी कि 25 का उपयोग करते हैं बोलने के लिए, यानी कि 20.25 इसका सही उत्तर होगा। तो 20.25 किस में है बाबू? ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा, यानी कि 4.5 का वर्ग, वर्ग मतलब का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर का मतलब यही 2 बार गुना, यानी कि 4.5 का वर्ग कह रहा है, मतलब इसका स्क्वायर, स्क्वायर मतलब का इसका 2 बार गुना। ठीक है, चलिए बात समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि -225 इनमें से किसके बराबर नहीं है? ध्यान देना है बाबू, पढ़ना है। -225 का रूट इनमें से किसके बराबर नहीं है? कौन इसके बराबर नहीं है? तो ये तो इसी को लिखा गया है माइनस, ये 1 गुने -225 इतना ही होगा। माइनस रूट में 1 और माइनस अलग अलग कर दिया है 225, ये भी वही होगा। 15 इसमें से निकाल दिया है, क्योंकि 15 15 ही 225 और रूट के अंदर -1 है, तो ये सब इसी के बराबर है। लेकिन ये जो है बाबू इसके बराबर नहीं है, क्योंकि -1 इसमें से बाहर रूट में नहीं निकलेगा, ये इमेजिनरी नंबर हो जाता है। हम लोग जब ISC में जाएंगे तब पढ़ेंगे कि आई स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो होता है -1। तो ये -1 की जगह पर यहाँ आई स्क्वायर लिखेंगे, उसमें से एक आई बाहर निकालेंगे तो इसका 15 होगा। तो ये जब 11th 12th में जाएंगे तब हम लोग इमेजिनरी नंबर सीखेंगे। तो ये जो है रूट अंडर -225 ये एक इमेजिनरी नंबर है, यानी कि काल्पनिक संख्या है, ऐसी संख्या जिसका वर्ग ऋणात्मक हो तो वर्ग करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या में मिलेगा? ऋणात्मक में, माइनस में मिलेगा, इसीलिए ये बराबर नहीं है। -1 गुने 15 ये गलत होगा, बाद बाकी ये सब इसके बराबर है। चलिए 27/64 का घनमूल, घनमूल तो सब कोई निकालने जानता है, यानी कि अगर हम लिख दें 27/64 तो 27/64 का घनमूल, यानी कि ऐसे करेंगे। अब यहाँ बहुकुली में कितना लिख देंगे? 3, यानी कि करनी में, कहने का मतलब कि 3 गो के जोड़ा लगाइए और एक गो निकाल लीजिए। तो 3 गो के जोड़ा का 3 तिया 9 और 9 तिया 27 बटा 4 चौका 16, है ना, और 16 चौका 64। अब इस पे चढ़ा देंगे हम लोग रूट, तो ये 3 गो में से एगो निकल जाएगा, यानी कि बराबर में हमको क्या मिल जाएगा बाबू? 3/4। समझ गए विद्यार्थी जी? यानी कि 27/64 का घनमूल क्या होगा? 3/4। तो हमारा 27/64 का घनमूल क्या मिल जाएगा? 3/4।
ठीक है, 3/4 इसका ऑप्शन नंबर ए सही ऑप्शन होगा, 3/4। चलिए आगे बढ़ते हैं। 72 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना करें कि वह पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो पूर्ण घन संख्या बनने के लिए हमको इसको 3-3 गो के जोड़ा में लगाना होगा घन संख्या। तो इसको पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ देंगे। 2 से देंगे 36 दूना 72, फिर 2 से देंगे तो 18 दूना 36, फिर 2 से देंगे बाबू तो हो जाएगा 9 दूना 18, और अबरी 2 से नहीं जाएगा, अबरी जाएगा 3 तिया 9। तो देखो ये 2-2 गो का तो जो जोड़ा लग गया, 3 गो का। पूर्ण घन बनाने के लिए 3-3 गो का जोड़ा लगना जरूरी है। तो इसमें 2-2 गो का तो 3 गो मिल गया, लेकिन ये 3 का 2 गो है, तो यानी कि एगो इसमें कम से कम और होना चाहिए। तो कम से कम 72 को सबसे छोटी संख्या यानी कि कम से कम इसको 3 से गुना करना होगा घन बनने के लिए। तो कम से कम कितना से गुना करना होगा, 3 से गुना करना होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी से। बात समझ गए। यानी कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 तो 3 बार आ रहा है, लेकिन 3 2 ही बार आ रहा है, जबकि 3 को 3 बार आना चाहिए। जो भी चीज़ आएगा 3 बार आएगा तभी वह पूर्ण घन संख्या बनेगा। इसमें 3 की एक कमी हो रही थी, अतः 3 से सबसे छोटी संख्या 3 से गुना करेंगे। किसी भी संख्या का पावर अगर 0 है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। कैसे होता है इसका डिस्क्रिप्टिव वीडियो आप लोग को मिलेगा, ठीक है। अभी केवल ये जानिए कि किसी का पावर अगर 0 रहता है, हम लोग एक सूत्र पढ़े थे कि x⁴ देन इट इज वैल्यू 1, यानी कि किसी भी संख्या का पावर अगर 0 है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। कैसे होता है ये भी हम लोग देख सकते हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 का पावर 0, 4 के पावर 0 और 5 के पावर 1 को सरल करने पर क्या प्राप्त होगा। बाबू किसी का पावर 0 बराबर 1, तो 3 के पावर 0 1, 4 के पावर 0 1, तो 1 गुने 1, अब 5 के पावर 1 तो 5 ही है, तो 5 गुने 1 5 ही होगा, दूसरा होने का बात नहीं है। यानी कि सी नंबर इसका राइट ऑप्शन होगा, 11 का सी, 5 नंबर। 128 इनमें से किसके बराबर है। अब 128 को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, अब देखेंगे कि ये किसके बराबर है। ऐसे तो आप लोग को पता है 2 से गुण 2 से जाएगा, है ना। 6 दूना 12 और 4 दूना की 8, यानी कि 64 दूना 128। फिर 2 से देंगे तो 32 दूना 64, ठीक है। और फिर 2 से तो 16 दूना 32, और फिर 2 से देंगे तो लेंगे 8 दूना 16, और फिर 2 से देंगे तो 4 दूना 8, और फिर 2 से देंगे बाबू तो 2 दूना 4, यानी कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी कि कै को 2 आ गया बाबू, 2 2 4 2 6 और 1 7, यानी कि 2 के पावर कितना हो जाएगा, 7 करेंगे तो हमको 128 मिल जाएगा। तो 2 के पावर 7 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा, यानी कि 128 जो है इसी के बराबर है। 128 न लिख करके 2 के पावर 7 लिख देंगे तो बात बराबर हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2 बराबर है, तो 2 के पावर 2 यानी कि 2 दूना की 4 और 5 25, तो 4 गुने 25 करेंगे कितना होगा बाबू, 100, है ना। यानी कि 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2 बराबर 100 होगा। 2 के पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 4, और 4 गुने 5 के पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 25, और 25 को हम लोग 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 चौका 100, तो 25 चौका 100 हो जाएगा। तो हमारा बी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत। पी क्यू को गुना करेंगे 6 से तो 468 आएगा, तो यहाँ पी और क्यू का मान क्या होगा, यानी पी क्यू की जगह पर क्या रखेंगे कि 468 होगा। तो हम लोग का सीधा सा बात है कि 6 यहाँ क्यू की जगह पर वह चीज़ रहेगा जिससे 6 से गुना करने पर 8 प्राप्त होगा, जिसे 6 तरी 18 हो सकता है कि होगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं, 6 तरी 18 या 8 हाथ में रहा 1, यहाँ 7 हो गया, तो 7 छक 42 और 7, तो 42 और 7 तो 46 होगा नहीं, तो ये तो हमारा ऑप्शन गलत हो गया। इसको रख लेंगे 8 रखेंगे यानी कि 78, तो ये कितना हो जाएगा, 8 छक 48 के 8 हाथ में रहा 4 और 7 छक 42 और 4 46, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा।
यानी कि बी इसमें रख देंगे तो तुरंत हमारा ऑप्शन आ जाएगा। चूंकि हमको ऑप्शन लाना है तो ऑप्शन से ही इसको चेक कर लेंगे। ऐसे अगर जब हम लोग बनाते हैं नियम से तो थोड़ा लंबा जाएगा। ठीक है, चलिए उससे जल्दी तो हम लोग ऑप्शन से ही चेक कर लेंगे। 20x² y को भागा देंगे 5xy से तो हमको क्या मिलेगा? सब लोग ऐसे करके भागा दिए हो 20x², तो x² मतलब का x गुने x और गुने y इतना ही होगा, है ना। चलो यहाँ भी गुना दे रहे हैं, बट्टा 5 गुने x गुने y। क्वेश्चन यही है, y से y खत्म, x से x खत्म और 5 दूना की पंचौका 20, अब पंचौका 20 या 4 या गुने x, तो 4 में x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा विद्यार्थी जी लोग 4x। तो यानी कि 4x जोन में ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। x + y² - 4xy को सरल करने पर क्या प्राप्त होता है? तो सरल करो बाबू, a + b के होल स्क्वायर ये है -4x² है, तो हम लोग जानते हैं कि इसका क्या हो जाएगा a² + 2ab यानी कि 2xy और प्लस y²। ठीक है, और माइनस में यहाँ दिया हुआ है 4xy। अब तुम लोग बताओ, x² y² तो बन जाएगा, अब 2xy और -4x², मैंने 2xy में से 4xy जाएगा तो बच क्या जाएगा बाबू, माइनस में 2xy बच जाएगा। तो यानी कि इसको लिखेंगे x² लिखेंगे -2xy लिखेंगे यहाँ पे और प्लस y² लिखेंगे। अब इसका देखो फार्मूला क्या हो जाएगा, x² - 2xy + y², यानी कि ये a - b के होल स्क्वायर पर लग रहा है, तो x - y का होल स्क्वायर। अब ये जिसमें ऑप्शन होगा वही हमारा राइट ऑप्शन होगा, यानी कि x - y का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे कौन सा है, सी नंबर ऑप्शन में इसका x - y का होल स्क्वायर है ना। अब इसमें भी देखते हैं कि x² y² + 2xy - 4xy, ये भी जो है सही ऑप्शन है। x² 2x² y² - 4x², यही वाला को यहाँ से यहाँ तक ये वाला लिखा हुआ है शुरू वाला डेरिवेटिव। अब इसको देखते हैं x² y² - 2x², हाँ x² + y² - 2xy, यानी कि ये जो हम लोग फार्मूला यहाँ लाए हैं बाबू, ये स्टेप बाय स्टेप सब लिख दिया है। सबसे पहले सिंप्लीफाई करने पर ये मिलेगा जो कि ए नंबर में लिखा है, इसके बाद ये आएगा जो कि बी नंबर में लिखा है, और लास्ट में इसको घटा के सी नंबर में लिख दिया है, यानी कि इनमें से ये सभी राइट ऑप्शन होगा, है ना। तो पूरा देख लेना है हम लोग को ऑप्शन कि क्या दे रहा है, इनमें से सभी दे रहा है तो हो सकता है इनमें से सभी भी हो जाए, है ना। तो ये सब जो है इसी के सरल करने पर प्राप्त होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 का डी इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं, x के पावर 4 - 81 का गुणनखंड क्या होगा? तो इसको हम लोग 2 बार गुणनखंड करेंगे बाबू। देखते हैं इसका गुणनखंड क्या होता है। ये जोड़ घटाव में दिया है, इसको गुना के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए x के पावर 4 - 81, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं विद्यार्थी जी x के स्क्वायर के होल स्क्वायर लिख सकते हैं, -9×9=81, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 के स्क्वायर, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, और 9 के फिर से स्क्वायर कर देंगे तो हमको 9×9=81 हो जाएगा, यानी कि x के पावर 4 - 81 को इसके फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसको लिख दिए तो इसको क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा a², ये हो जाएगा b², यानी कि x² पूरा a और 3 पूरा b, तो a² - b² बराबर क्या होता है a + b, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं कि इसको मिटा लेते हैं अच्छा से। ये देखिए लिख सकते हैं हम लोग बाबू लोग, लिख सकते हैं बराबर करके x² है ना +3 का स्क्वायर, ठीक है, और फिर x² -3x का मतलब 3 का स्क्वायर। अब देखिए इसको तो ऐसे ही लिख सकते हैं सेम टू सेम, x² + 3x²,
यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9, इसको लिख सकते हैं 9, एक्स स्क्वायर प्लस 9। लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को फिर से तोड़ देंगे ए प्लस बी के रूप में, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक्स माइनस 3। तो हमारा यहाँ क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 9, एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9, एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3 ऑप्शन नंबर बी में है। इसीलिए हमारा शुद्ध ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सॉल्यूशन सब समझ गए। चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। x प्लस 3 बराबर 10 में x का मान क्या होगा? कुछ नहीं बाबू, इसमें x प्लस 3 बराबर 10 है, तो खाली x बराबर जब हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 10 और माइनस इधर प्लस में 3 है, इधर आएगा तो माइनस में 3, तो 10 माइनस 3 क्या हो जाएगा 7, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा 7। तो x बराबर 7 जो इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इधर x प्लस 3 है बाबू, इधर प्लस में 3 है, यानी जाएगा तो माइनस में 3, 10 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 7। सीधा सा बात है। आगे बढ़ते हैं। एक संख्या को 3 से गुना कर 5 घटाने पर 28 प्राप्त होता है। एक संख्या को क्या कर रहे हैं 3 से गुना कर रहे हैं, 5 घटा रहे हैं तो 28 प्राप्त हो रहा है। तो इसे एक समीकरण द्वारा दर्शाइए अगर वह संख्या x हो। तो x वह संख्या मान लिए, तो मान लेते हैं एक संख्या को 3 से गुना करते हैं, एगो संख्या x है, ये दे दिया है। अब इसको क्या से गुना करते हैं बाबू 3 से गुना करते हैं। अब गुना करके क्या घटाते हैं 5, तो हमको मिलता क्या है, हमको मिलता है 28। ठीक है, तो जब x को हम लोग गुना कर दिए 3 से, अब मिल रहा है 28, तो हमको क्या होगा, इसको लिख सकते हैं 3x माइनस 5 बराबर 28। ठीक है, तो यानी कि हमको क्या मिल गया 3x माइनस 5 बराबर 28। तो 3x माइनस 5 बराबर 28 कहाँ लिखा हुआ है, एकदम है, देखिए 3x माइनस 5 बराबर 28, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट ऑप्शन होगा। चलिए, आलू हम लोग खरीदते हैं 20वां नंबर। 300 किलोग्राम आलू में से 10% आलू सड़ गया, तो जिसे हटा दिया गया, तो अब कितना आलू बचा है। 10% मतलब क्या होता है बाबू 100 गो में से 10 गो, तो 300 ग्राम में से 10% आलू घटा देंगे तो कितना ग्राम बचेगा, इसमें से 30 ग्राम घट जाएगा। 100 ग्राम में से 10 ग्राम, तो 300 ग्राम है तो 30 ग्राम कम हो जाएगा, यानी कि इसको मुँह जबानी हम लोग लिख देंगे तो 270 किलोग्राम इसका बचेगा। तो हम लोग देख लीजिए हल करते हैं कैसे, कि 300 किलोग्राम, ठीक है, केजी का 10%, तो 10/100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, बच का गया 3 दहा के 30, यानी कि 30 किलो जो है बाबू वो आलू खराब हो गया। तो हटा दिया तो कितना आलू बचा, यानी कि 300 में से 30 किलो घटा दिए, तो 300 में से 30 किलो घटा दिए तो बच कितना गया, 0 में से 0, 10 में से 3 गया 7, यानी कि 270 किलोग्राम। तो 270 किलोग्राम हमारा बी ऑप्शन में है, तो मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, 1 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपया है, तो 360 रुपया में कितने केले मिलेंगे। कितने केले मिलेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। 1 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपया है, तो 360 रुपया में कितने केले मिलेंगे। कुछ नहीं करना है बाबू, 360 को हम लोग 60 से भागा लगा देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितना दर्जन केला मिलेगा। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 6 छक 36, यानी कि हमको कै दर्जन केला मिलेगा 6 दर्जन। अब 1 दर्जन में कै गो केला रहता है 12 गो, तो 12 छक 72, तो यानी कि कुल केला की संख्या कितना हो जाएगा 72। तो हमको क्या मिल गया बाबू 72। ठीक है बाबू, मैया सब के लिए 72। आगे बढ़ते हैं।
कोई गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, है ना, कोई गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर गंतव्य स्थान पर तक पहुंचने में 2 घंटे लेती है। कोई गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, चाल कितना दे दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 घंटा में पहुंचा देती है। अगर वही गाड़ी 80 किलोमीटर पर घंटा से चले, है ना, तो चलने पर गंतव्य स्थान पर पहुंचाने में कितना समय लगेगा। पहले हम लोग डिस्टेंस निकाल लेते हैं शुरू वाला सब, बाबू, है ना। इतना किलोमीटर प्रति घंटा चला तो 2 घंटा में कितना किलोमीटर चलेगा, 1 घंटा में 60 किलोमीटर, तो 2 घंटा में 2 से गुना कर देंगे, यानी कि 60 दूने की 120 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, 2 घंटा में कितना 120 किलोमीटर, यानी कि 2 घंटा में डिस्टेंस कितना कवर किया 120 किलोमीटर। अब 120 किलोमीटर को चलने के लिए हमको 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना है। तो हम अब आवर में हमको क्या निकालना है, समय। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी 120 किलोमीटर और चाल जो है वो 80 किलोमीटर। तो ये जो है 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 4 से कटेगा, 4 तिया 12 और 4 दूना की 8। अब यहाँ पे क्या बच जाएगा, हम लोग इसको भागा देंगे, 1 2 एकम 2, 1 हो गया। अब यहाँ बच कितना गया 1, तो 1 बटा 2 और बच गया, तो यानी कि 1 घंटा हो गया, है ना, और बच गया 1 बटा 2 और यहाँ 2 बचा हुआ है, तो यानी कि आधा घंटा और बच गया। इसको अगर जो हम लोग मिनट में बदलते हैं तो ये घंटा है, तो इसको 60 से गुना करेंगे, है ना, तो 30 दूना की 7, यानी कि 1 घंटा 30 मिनट। तो 1 घंटा 30 मिनट जो है बाबू, यहाँ पे हमारा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, ये तो हम लोग को याद रखना है। चतुर्भुज के चारों अंतःकोण, है ना, ऐसे चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज के सब अंतःकोण बराबर योग बराबर कितना होगा, ये चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री इसमें कौन सा है बाबू, ए नंबर। तो ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप लोग के लिए एक बात है कि कमजोर के साथ नरम रहो, कमजोर लोगों के साथ नरम रहो और अत्याचारी के साथ एकदम गरम रहो। ठीक है, तब काम आपका आजकल की दुनिया में चलेगा, है ना। चलिए, मजाक और पैसा काफ़ी सोच समझ कर उड़ाना चाहिए, है ना, नहीं तो किसी को मजाक मजाक में बुरा लग जाता है। तो किसी का मजाक और पैसा बहुत सोच समझ के उड़ाना चाहिए बाबू लोग। ठीक है, सब विद्यार्थी जी लोग हैं, अच्छी अच्छी बातें को समझते हैं। चलिए थोड़ा सा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि एक सम चतुर्भुज एक सम बहुभुज में प्रत्येक अंतःस्थ कोण बहिष्कोण की 4 गुना है ना। चलिए हम लोग बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो भुजा की संख्या कितना हो जाएगा, ये हम लोग को ज्ञात करना है। तो एक समबाहुभुज में प्रत्येक अंतस्थ कोण, है ना, बहिष्कोण की 4 गुनी है। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ये आप लोग कमेंट में करके हमको बताइएगा, है ना, कि कितना इसका आंसर होगा। ये आप लोग के ऊपर छोड़ा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि दिए गए समांतर चतुर्भुज में x का मान क्या होगा। इसको समझा देते हैं हम, ऐसे निकालना क्या है। एक सम बहुभुज है बाबू, यानी कि बराबर बराबर भुजा वाला ऐसे बहुभुज है ना, बराबर बराबर भुजा वाला एक बहुभुज है जिसमें सब भुजा आपस में बराबर है, ऐसे बहुभुज बनता है। तो इसमें जो है अंतस्थ कोण यानी कि अंदर वाला जो कोण है वो ऐसे बाहर जो कोण बनता है बाहर बहिष्कोण, उसका 4 गुनी है। अगर जो x डिग्री का बनेगा तो ये 4x डिग्री का बनेगा। तब हमको बताना है कि इसकी भुजा की संख्या कितनी होगी। ठीक है, चलिए आप लोग कमेंट कीजिएगा उसको बना के। ठीक है, दिए गए समांतर चतुर्भुज में x का मान ज्ञात कीजिए। ये समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है और इसमें x का मान हम लोग को निकालना है। तो बहुत अच्छी क्वेश्चन है बाबू। हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होता है। तो अगर ये 85 डिग्री है तो ये भी 85 डिग्री ही होगा, है ना। अब देखिए ये और ये दोनों रैखिक युग्म कोण है, एक रेखा में बन रहा है। तो रैखिक युग्म कोण का जोड़ 180 डिग्री। तो x + 85 बराबर 180। तो 180 में से अगर हम लोग 85 माइनस कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों जोड़ के कितना होगा बाबू 120
180, x और 85 जोड़ के 180 होगा, और ये दोनों में से 180 में से 85 माइनस करते हैं तो हमको x के बराबर हो जाएगा, क्योंकि x प्लस 85 बराबर 180। तो 180 में से 85 माइनस करेंगे वही नहीं x बचेगा, घटा देंगे, 10 में से 5 गया 5, 8 में से है ना, यहाँ 7 बच गया 17, 17 में से 8 गया 9, यानी कि हमको कितना डिग्री बच गया बाबू, 95 डिग्री। तो x बराबर हमको कितना हो जाएगा, 95 डिग्री। जो में ऑप्शन होगा वही सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए आगे अर्लर सूत्र देखिए, यहाँ अर्लर सूत्र भी दे दिया आपको, ठीक ना, कि कितना उसका कैगो फेस होगा, है ना, तो उसका कैगो वर्टिसेस होगा, कितना एज होगा, है ना। तो एफ प्लस भी बराबर ई प्लस 2 के लिए कौन सही नहीं है, ध्यान दीजिए, कौन सही नहीं है, यानी कि आयलर सूत्र जो है एफ प्लस भी बराबर ई प्लस 2 के लिए कौन सा सही नहीं है। एफ फलकों की संख्या, ये तो सही है बाबू कि एफ फलकों की संख्या होता है, तो जो सही नहीं है हम लोग को वो लिखना है। एफ फलकों की संख्या ठीक है, ई किनारों की संख्या ये भी ठीक है, 2 एक संख्या, यहाँ ये भी बिंदुओं की संख्या नहीं है, भी जो है वर्टिसेस की संख्या होती है। ठीक है, भी क्या होती है बाबू, वर्टिसेस की संख्या होती है। जैसे बता रहे हैं कि वर्टिसेस किसको कहते हैं, ऐसे 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 निकला हुआ है ना, तो यहाँ जो कोण पर वर्टिसेस ए है, जहाँ 2 को पॉइंट ऐसे मिलता है, तो इसको हम लोग वर्टिसेस कहते हैं। तो ये बिंदुओं की संख्या लिख दिया, जबकि ये शीर्षों की संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शीर्षों की संख्या। तो ये जो है सही नहीं है, यानी कि ये जो है गलत लिखा हुआ है। तो हमको उत्तर यही होगा, क्योंकि पूछ रहा है कि इसमें से कौन सही नहीं है, तो भी बराबर बिंदुओं की संख्या सही नहीं है। समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा त्रिविमीय नहीं है, त्रिविमीय, अच्छा त्रिविमीय, 2 विमीय मतलब क्या समझते हो बाबू, प्लेन फिगर ऐसे कर दिए, ये 2 विमीय हो गया, है ना, त्रिभुज बना दिए 2 विमीय हो गया, चतुर्भुज बना देंगे 2 विमीय हो जाएगा, है ना। लेकिन जैसे ही हम लोग घन बना देंगे, घन देखे हो लूडो के छक्का, ठीक है, तो ऐसे उठा हुआ पार्ट हमको दिखेगा। तो अब देखिए इसमें एक्स वाई जेड यानी कि लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई तीनों चीज़ है इसमें। शंकु बना देंगे, शंकु, ठीक है, तो ये भी हमारा त्रिविमीय आकृति हो जाएगा। तो कह रहा है कि इसमें से कौन त्रिविमीय नहीं है, क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन त्रिविमीय नहीं है, आयत। तो आयत त्रिविमीय नहीं है बाबू। बाद बाकी प्रिज्म, घन और शंकु, देखिए घन बनाए हैं, शंकु बनाए हैं, अब प्रिज्म जो है इसके ऊपर उठा दिया जाता है, ऐसे 1 2, और यहाँ देखो यहाँ से ऐसे ऐसे मिला देंगे तो ये हमारा प्रिज्म बन जाएगा। तो ये उठा हुआ पार्ट हो जाता है, ठीक है, ये त्रिविमीय होगा। तो त्रिविमीय नहीं है, तो आयत, आयत एक प्लेन फिगर होता है, इसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन आयलर सूत्र है। अभी तुरंत हम लोग ऊपर आयलर सूत्र देखे थे, एफ प्लस भी बराबर ई प्लस 2। अब एफ प्लस भी बराबर ई प्लस 2 जो ऑप्शन है वही हमारा आयलर सूत्र है, आयलर सूत्र। तो आयलर सूत्र जो है बाबू एफ प्लस भी बराबर ई प्लस 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी त्रिभुज पी क्यू आर के लिए निम्न में से कौन सा संबंध सही है बाबू। कोई भी त्रिभुज तब बनेगा जब उसके किसी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होगी। कोई भी 2 भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ी होगी। देखिए ये छोटी है, ये भी छोटी है, ये भी छोटी है, तो ये 2 भुजा का जोड़ जो है वो तीसरा भुजा से हमेशा बड़ा रहेगा, तबे त्रिभुज बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर जो को तुमको 3 सेंटीमीटर दे दिया जाए, एगो 2 सेंटीमीटर दे दिया जाए, है ना, एक 4 सेंटीमीटर का अगर जो भुजा दे दिया जाए, तो क्या इससे आप त्रिभुज बना सकते हैं? तो बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि 3 + 2 करेंगे तो 4 से बड़ा, अगर 2 + 4 करेंगे तो 3 से बड़ा, और 3 + 4 करेंगे तो 2 से बड़ा। लेकिन ऐसा त्रिभुज नहीं बना सकते हैं जिसका कोई 2 भुजा का योग तीसरी भुजा से छोटी हो जाए। जैसे अगर मान के चलो कि एगो 3 सेंटीमीटर दे दिए, एगो 2 सेंटीमीटर ही दे दिए, अब एक हम दे रहे हैं आपको 6 सेंटीमीटर। तो अब देखिए तो यहाँ
ये दो गो के जोड़ेंगे तो 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर हो रहा है, यानी कि 6 सेंटीमीटर से छोटा है, तो ये कभी त्रिभुज बनेगा ही नहीं। कैसे नहीं बनेगा बाबू? एक लाइन लेते हैं, मान के चलो 6 सेंटीमीटर का, तो यहाँ से हम लोग खींचेंगे 3 सेंटीमीटर, तो इधरे न रह जाएगा, और 2 सेंटीमीटर खींचेंगे तो इधरे रह जाएगा, बीच में कुछ खाली जगह मिल जाएगा। ये जो है कभी आपस में मिलेगा ही नहीं। तो इसीलिए जब दो भुजा का योग तीसरी भुजा से छोटा हो जाता है तो वो त्रिभुज नहीं बनता है। अतः किसी त्रिभुज PQR के लिए निम्न में से कौन संबंध सही है? तो कोई दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होना चाहिए। तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। R त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल होगा। R त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो R त्रिज्या वाला वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। हम लोग वृत्त के क्षेत्रफल तो हम लोग जान भी करते हैं कि पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल हो गया R त्रिज्या वाला। चलिए एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हो। ठीक है बाबू लोग। तो एक समचतुर्भुज कैसे बनता है जी? समचतुर्भुज जिसका सब भुजा आपस में बराबर हो। तो समचतुर्भुज के विकर्ण जो है ना, समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है। तो समकोण पर समद्विभाजित करता है तो यहाँ विकर्णवा कितना है? एक विकर्णवा 24 है और एक विकर्ण 10 है। तो आधा आधा जब हम लोग करेंगे तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा? यहाँ मिल जाएगा 12 सेंटी और इधर 12 सेंटीमीटर, इधर 5 मिल जाएगा, इधर 5 मिल जाएगा। तो 5 यहाँ 25, इसमें हम लोग यहाँ 90 डिग्री का कोण बना रहा है तो इससे हम लोग एगो साइड निकाल लेंगे, है ना। और नहीं तो यहाँ से इसको निकाल देंगे, ई त्रिभुज के क्षेत्रफल और ई त्रिभुज के क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो यानी कि 1/2 गुने आधार। तो आधार इसका कितना हो जाएगा? 10, है ना। अब गुने ऊंचाई इसका 6, तो यहाँ काट देंगे 6 दूना यानी 3 दूना 6, 3 दहाई के 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आ गया। अब इधर ला के लिखेंगे तो इधर भी क्या है? 6, है ना, 12 है ना बाबू? 12 गड़बड़ 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 गड़बड़, छोड़िए, रुकिए रुकिए रुकिए, फिर से ठीक है। 12 को हम लोग 6 ले लिए थे। 31 नंबर क्वेश्चन को फिर से देखते हैं हम लोग। क्या ले लिए? एक समचतुर्भुज है बाबू, बढ़िया से लिख लेते हैं। समचतुर्भुज, ओहो ओहरे हरहट, क्या हरहट कर दे रहा है भाई? अच्छा से चतुर्भुज बन जाओ, सुंदर, यस, वेरी गुड। अब इसमें हम लोग विकर्ण डालते हैं। विकर्ण डाल दिए। एक विकर्ण का लंबाई इसका 24 मान लीजिए और इसका मान लेते हैं 10। तो ये जब समद्विभाज करेगा तो यहाँ 90 डिग्री को बनाएगा, इधर 5 तो इधर भी 5, इधर 12 सेंटीमीटर तो इधर भी 12 सेंटीमीटर यहाँ से। ठीक है। तो यहाँ से जब ऐसे करेगा तो हम लोग ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल सकता है क्या? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ से यहाँ तक बेस कितना हो गया? इसको 24 और हाइट कितना हो गया? 5, है ना। तो 12 दूना की 24 और 12 पचे 60। ठीक है। तो इसका कितना हो गया? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से इसको भी करेंगे तो 5 और 24 सेम तो यही होगा। तो 60 + 60 यानी कि 120 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि दोनों जो है सेम होगा, एक ही तरह का। तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए समझ गए। यानी कि एक समचतुर्भुज जो है बाबू, उसका विकर्ण हम लोग पढ़ चुके हैं। ये जो विकर्णवा है एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करता है, यानी कि यहाँ लंब होता है और इसको समद्विभाज भी करता है। तो ये लंब हो गया, तो ये त्रिभुज का ये ऊंचाई हो गया, ये आधार हो गया, फिर ये त्रिभुज का ये भी ऊंचाई हो गया, ये आधार हो गया। और ऐसे भी जो है समचतुर्भुज का विकर्ण 2 सर्वांग त्रिभुज में विभाजित करता है। तो एगो का अगर जो 60 सेंटीमीटर हमारा
स्क्वायर क्षेत्रफल आ जाता है तो दूसरा का भी 60 होगा, तो यानी कि 60-60 दोनों मिला के 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः यदि किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हो और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो ये तो हम लोग का आसान है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समलंब किसको कहते हैं बाबू? ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर हो। क्या हो? समांतर, यानी कि ये और ये समांतर है, यानी कि एक दूसरे को कभी कटेगा नहीं। तो ऐसा चतुर्भुज रहेगा कि आमने सामने का कोई ये या ये समांतर होना चाहिए, है ना। तो इसको हम लोग समलंब चतुर्भुज कहेंगे। तो इसमें कह रहा है कि समांतर भुजा क्रमशः 8 सेंटीमीटर, तो ये वाला मान लेते हैं कि 8 सेंटीमीटर है, अभी नीचे वाला 10 सेंटीमीटर है। अब इसका ऊंचाई ऐसे जो ले रहे हैं, ऊंचाई कितना है बाबू? 5 सेंटीमीटर। तो हमरा समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालना है। तो समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग, यानी कि समांतर भुजाओं का योग। आप लोग जानते हैं समांतर उतना अच्छा नहीं लिखा रहा है, भुजाओं का योग गुने हाइट, यानी कि ऊंचाई होता है। ठीक है, बात समझ गए? 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग। तो 1/2 तो लिख लिए, अब समांतर भुजाओं का योग कैसे लिखेंगे? तो दोनों समांतर भुजा दिया हुआ है, एगो 8 है और एगो 10 है, तो समांतर भुजाओं का योग और गुने हाइट, तो हाइट कितना है? ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। अब इसको जोड़ देंगे बाबू कि 1/2, यहाँ देखो 1/2 10 और 8 18, तो 1/2 गुने का लिख देंगे 18 और गुने 5। तो हम लोग यहाँ देखते हैं, यहाँ आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, हो सकता है ना। चलिए हम ही गायब हो जाते हैं यहाँ से, है ना। चलो गायब हो गए यहाँ से, ये हम यहाँ पहुँच गए। और आप लोग देखिए यहाँ क्या हो गया? 1/2 गुने 18 गुने 5, तो 1/2 से इसको काट देंगे, 9 दूना 18, यानी कि 9 हो गया और 9 बचे 45, तो 45 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है बाबू इसका उत्तर हो जाएगा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन इसका राइट उत्तर होगा। सी नंबर ऑप्शन। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक घन जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है ना, का आयतन क्या होगा? तो घन का आयतन बराबर क्या होता है ना, भुजा क्यू, भुजा गुने भुजा गुने भुजा, है ना। 3 बार अगर जो हमको इसको गुना कर देंगे तो वही हमारा आयतन हो जाएगा। घन क्या कहते हैं? लूडो के छक्का देखे हो, उसी को घन कहते हैं, जिसका सब भुजा आपस में बराबर हो। तो ऐसा जो आकार है इसको हम लोग कहेंगे घन। अब घन का आयतन बराबर क्या होता है? भुजा क्यूब, यानी कि भुजा के पावर 3। क्या होता है बाबू? भुजा के पावर 3। तो यानी कि भुजा गुने भुजा गुने भुजा, यानी कि करेंगे 5 गुने 5 और एक वाव गुने के 5, तो 50 25 बचे 125 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, पावर 3। तो 125 सेंटीमीटर क्यूब कहाँ पे लिखा हुआ है? सी नंबर में। ये स्क्वायर कभी भी नहीं होगा बाबू, क्योंकि आयतन में जो है वो 3 बार सेंटीमीटर मल्टीप्लिकेशन होगा, तो सेंटीमीटर का पावर 3 हो जाएगा, यानी कि आयतन का जो यूनिट है मात्रक वो क्यूबिक यूनिट होता है। बात समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6L² होता है, क्योंकि उसमें 6 गो पृष्ठ रहता है बाबू। घन में क्या गो पृष्ठ? 6 गो, तो 6 के पृष्ठ का ना हमको निकालना है, और 6 जो है वो बराबर बराबर रहता है। तो पृष्ठ मतलब का, ये जो सतह ऊपर दिख रहा है, ये नीचे सतह, इधर सतह, इधर सतह, तो एक पृष्ठ में 6 सतह का है। लूडो के छक्का में कै गो रहता है? 6 गो, तो 6 सतह है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 6 और गुने एगो पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो 6 गुने भुजा स्क्वायर इसका सही हो जाएगा, यानी कि 6 गुने L²। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट उत्तर। ठीक है, चलिए बाबू लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। फिर हम अपना स्थान पर आ जाते हैं। ये लीजिए, प्रकट हो गए। चलिए, है ना। चलिए, एक बॉक्स की लंबाई, X बॉक्स की लंबाई कितना है?
एक बॉक्स की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, तो बॉक्स का आयतन क्या होगा? एक बॉक्स की लंबाई कितना है? 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, तो बॉक्स का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो ये सब को आपस में हम लोग कर देंगे मल्टीप्लिकेशन, बस हमारा आ जाएगा 10 पचे 50 और 50 दिया 150, ठीक है, यानी कि 150 सेंटीमीटर क्यूब। तो 150 सेंटीमीटर क्यूब का है, देखो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर भी दिया है, लेकिन हमको इसका आयतन ज्ञात करना है। आयतन, तो आयतन कभी भी स्क्वायर में नहीं होगा, ध्यान रखना, इसका जब भी होगा तो सेंटीमीटर क्यूब होगा। क्यूबिक सेंटीमीटर इसको कहते हैं, घन सेंटीमीटर हिंदी में बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन का आयतन क्या होता है बाबू? बेलन के आयतन बराबर के सूत्र जानता है? जल्दी से कमेंट करिए। पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का वैल्यू तो हम लोग जान भी करते हैं कि कितना होता है, 22/7। आर स्क्वायर यानी कि आर यहाँ दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः मतलब का पहले त्रिज्या दिया है तो त्रिज्या, ऊंचाई दिया है तो बाद में ऊंचाई, तो यानी कि आर स्क्वायर यानी कि 7 गुने 7 दो बार हो जाएगा। आर स्क्वायर का मतलब ये होता है 2 बार, और एच, तो एच कितना दिया हुआ है 5। अभी एक 7 से एक 7 खत्म, अब 22 में 5 से गुना करेंगे तो 22 पचे दहोतल से 110, अब गुने कितना रह गया 7, तो 11 सते 77, ठीक है विद्यार्थी जी लोग। अब एक आ जाएगा और 0, तो यानी कि 770 सेंटीमीटर क्यूब। क्या होगा? सेंटीमीटर क्यूब। बार बार बोल रहे हैं कि आयतन हमेशा क्यूबिक में होता है, तो 770 सेंटीमीटर क्यूब, देखिए ये वाला हमारा राइट ऑप्शन होगा, है ना। आयतन पूछेगा तो हमेशा पावर 3 वाला में मारेंगे, ठीक है, स्क्वायर वाला में न चल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ग अंतराल 15 से 20 की निम्न सीमा क्या है? तो निम्न सीमा जो निचला सीमा है इसको 15 को निम्न सीमा कहेंगे, जो 15 होगा उसको हम सही आंसर करेंगे। ये है 20 ऊपरी सीमा और 15 है निम्न सीमा। चलिए ठीक ना। चलिए बाबू, आंकड़े 7, 6, 8, 12, 2, 4, 6, 2 का परिसर क्या होगा? तो परिसर हमको किसको कहते हैं? सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का जो घटाव होता है उसी को हम लोग परिसर कहते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 12। सबसे छोटी संख्या क्या है? 2। तो 12 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 10। तो 10 जो है हमारा इसका परिसर होगा। परिसर मतलब सबसे बड़ा और सबसे छोटा का घटाव। चलिए, मिलान चिन्ह क्या दर्शाता है? तो ये 2, 2, 4 है ना, ये जो काट रहा है बाबू इसमें कटना चाहिए, इसमें नहीं, ये गलती है इसका जो PDF बना रहा होगा उसका, क्योंकि 4 और 1 5 और ये 2 7, तो ये किसको दर्शा रहा है? 7 को दर्शा रहा है, 7 को, है ना। तो यानी कि जहाँ पे 7 होगा उस पे हम लोग टिक कर देंगे। ये जो मिलान चिन्ह है वो 7 दर्शा रहा है, ये 2 को नहीं काट के ये 4 के ऊपर लाइन होना चाहिए। चलिए, वर्ग अंतराल 20-30 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? तो वर्ग चिन्ह हम लोग कैसे निकालते हैं बाबू? इसको और इसको जोड़ के और 2 से भागा लगा दिया जाता है। तो 20 और 30 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना? 50, और 50 को भागा लगाएंगे 2 से और इसको काटेंगे तो हो जाएगा 25 दूना 50, यानी कि जहाँ पे 25 होगा वही हमारा इसका वर्ग चिन्ह हो जाएगा। कोई दिक्कत? इस वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह 25 होगा। आगे चलिए, 15 का स्क्वायर प्लस 10 के स्क्वायर का मान कितना होगा? तो 15 की स्क्वायर हम लोग जानते हैं बाबू, 15 15 225 और प्लस 10 दाएं के 100 और 225 को जब 100 से हम लोग जोड़ेंगे तो आ जाएगा 325, और 325 जहाँ पे होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए √3
है ना, क्यूबिक रूट, इसको घन रूट बोलेंगे, घन मूल बोलेंगे, है ना। देखिए ये भौंकली में 3 है, करनी के अंदर 3 है ना। 1000 का मान क्या होगा, यानी कि ये 10 गुने 10 गुने 10 3 बार को तोड़ेंगे बाबू तो 1000 होगा कि नहीं। और इसके ऊपर चढ़ा देंगे हम लोग क्यूबिक रूट, है ना, यहाँ 3 लिख देंगे, मतलब 3 गो में से 1 गो बाहर खींच लेना है। तो 1 गो के कान धर के खींच देंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, है ना। तो यानी कि इसका जो घन मूल है वो क्या होगा, 10 होगा। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होता है। अब इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, ये भी 0 0 है लेकिन ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है, ये निर्देशांक का सिंबल नहीं है, प्रतीक नहीं है ना, इसीलिए इसको हम लोग नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्देशांक 4 - 5 ग्राफ के किस चतुर्थांश में होंगे। चलिए आप लोग को पहले चतुर्थांश बता देते हैं। ऐसे है, ये x डैश, ये y और ये y डैश, इसको कहते हैं फर्स्ट चतुर्थांश, इसको कहते हैं सेकेंड, इसको कहते हैं तृतीय और इसको चतुर्थांश बोला जाता है। तो इसमें देखो 4 यानी कि प्लस में होगा और -5 यानी कि इधर किधर होगा, 4 है से x एक्सिस पर और -y एक्सिस पर, यानी कि पॉइंट जो है इधर कहीं होगा, -4 और 5, यानी कि चतुर्थांश में होगा, यानी कि डी नंबर इसका राइट ऑप्शन होगा। कोई दिक्कत बाबू, डी नंबर इसका राइट ऑप्शन होगा। अब बिंदु A 5 3 का x निर्देशांक क्या है, तो शुरू वाला को x निर्देशांक और बाद वाला को y निर्देशांक, यानी कि इसमें जो है बिंदु A में वो x निर्देशांक क्या है, 5 है। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिंदु A -3 -5 में y का निर्देशांक, तो y का निर्देशांक है देखिए इधर वाला, है ना। ये लिखा कैसे जाता है बाबू, निर्देशांक पहले x वाला और बाद में y वाला, इसमें रहता है ब्रैकेट, तो y की जगह पर -5 है, इसीलिए हमारा -5 होगा। तो y का निर्देशांक क्या हो जाएगा, -5, ये राइट ऑप्शन होगा बी नंबर। चलिए 47, बिंदु C 3 - 5 से कितनी रेखाएं गुजर सकती है। तो एक बिंदु से तो अनंत रेखा गुजर सकता है बाबू, कहूँ अनंत ऑप्शन है, हाँ है, देखो नीचे दिया हुआ है डी नंबर में। बिंदु C 3 - 5 से कितनी रेखा गुजर सकती है, अनंत रेखा गुजर सकती है। ठीक है, चलिए कोई भी काम अधूरे में नहीं छोड़ना चाहिए, कोई भी काम अधूरे में नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आने वाला अगला पल जो है वो मंजिल का हो, है ना। तो कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, हो सकता है जो कर रहे हो वही अंतिम मंजिल वाला हो, है ना, और तुम वहीं से काम करना छोड़ दिया, इसीलिए कोई भी काम को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। हो सकता है अगला पल तुम्हारा मंजिल आ जाए। एक पासे को एक बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम क्या होगा, है ना। एक पासे को एक बार फेंकने पर परिणाम क्या होगा, एक पासे को एक बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम, तो प्राप्त परिणाम क्या हो सकता है बाबू, है एक बार फेंकेंगे तो 1/6 होना चाहिए। अगर इसका हमको प्रोबेबिलिटी भी निकालने के लिए कहता, यानी कि प्रायिकता, है ना, तो एक बार फेंकते तो हमको 1 आ सकता था, 1 से लेकर 6 तक आ सकता था, है ना। तो परिणाम 6 को हो सकता है ना, होने के लिए क्या हो सकता है, 6 परिणाम हो सकते हैं। अरे इतना सारा टिक क्यों हो रहा है भाई, लो 6 हो सकते हैं, है ना, यानी कि सी नंबर ऑप्शन इसका होना चाहिए। आगे, जब एक पासे को फेंका जाता है तब विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। ऐसे भी यहाँ कोई संख्या को लिखना चाहिए था, एक पासे को एक बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम होगा। चलिए 6 रखते हैं उसको। एक पासे को फेंका जाता है तब विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता होगी। तो विषम संख्या, तो एक पासा फेंकेंगे बाबू, यानी कि लूडो के छक्का फेंकेंगे तो विषम संख्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 और 6, इतने अंक न लिखा हुआ रहता है। तो विषम संख्या क्या क्या है, 1 है, 3 है और 5 है, यानी कि 3 गो विषम संख्या आ सकता है 6 में से। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 3,
है ना, फेवरेबल आउटकम हो गया, और टोटल आउटकम यानी कि कितना आ सकता है सब, वो है 6। तो यहाँ काट देंगे 3 एकम 3 और 3 दूना की 6, यानी कि 1/2 जो है यही प्रायिकता होगा विषम संख्या का। यानी कि हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया बाबू, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, 1/2। चलिए लास्ट क्वेश्चन है ना। एक थैले में 4 लाल 3 पीली गेंद है, तो थैले के अंदर बिना देखे एक गेंद निकाला जाता है। बिना देख ले थैलों में से हाथवा डालेंगे और यादृच्छिक निकाल लेते हैं। तो लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो लाल कै गो है बाबू, 4 गो, पीला कै गो है, 3 गो, तो कुल मिला के कै गो है, कुल मिला के है 7 गो। तो 7 नीचे हो जाएगा, और जो निकालना है लाल गेंद निकालना है, तो लाल को कर देंगे ऊपर, और यही जो है हमारा इसका प्रायिकता हो गया, यानी कि 4/7। कोई दिक्कत नहीं है। प्रायिकता बराबर का होता है, फेवरेबल आउटकम, माने जो उसके पक्ष में है। तो लाल के पक्ष में कै गो है, 4 गो, है ना। अब कुल आउटकम, तो कुल कितना आ सकता है, तो कोई जरूरी है कि लल के आएगा, हो सकता है पीला को आ जाए, यानी कि कुल मिला के 4 और 3 7 गो है, इसीलिए हम इसको लिखेंगे 4/7। कोई दिक्कत, दैट्स ऑल, एंड हो गया बाबू, है ना। तो ये 50 प्रश्न जो है आपका हल हो गया, जिसमें एक प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट में देना है ना। आजकल क्या करोगे बाबू, मन से ही उतर रहे हैं मनपसंद लोग, है ना। जिसको तुम ज़्यादा पसंद करोगे वही तुम्हारा मन से उतरने का काम करने लगेगा, है ना। एक और बात है कि चाहना आसान है, चाहते रहना कठिन है। ठीक है, यानी कि तुम तो रोज चाहते हो ना कि हम खूब पढ़ेंगे, लेकिन 1-2 दिन तक पढ़ोगे और फिर नहीं पढ़ोगे। तो यही है कि चाहना आसान है और चाहते रहना बहुत कठिन है। इसीलिए चाहते रहो, यानी कि पढ़ते रहो, खूब पढ़ो और आगे बढ़ो। ठीक है, चलो धन्यवाद। देखो और एग्जाम की तैयारी अच्छा से करो। ठीक, चलिए बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।